नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शर्मा आपका स्वागत करता हूं उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कल से हमने अपना नया कोर्स लॉन्च कर दिया है जो बिल्कुल स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हम आपको पहले 3 महीने में कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे और आने वाले अगले 2 महीने में आपको ऑब्जेक्टिव्स करवाएंगे, यानी कि 24 अप्रैल 2022 तक आपका सिलेबस विथ एमसीक्यू विथ रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। कल हमने इतिहास का नामकरण देखा था कि कैसे भारत का नाम आर्यावर्त पड़ता है, कैसे भारत को भारत कहा जाता है, कैसे जम्बूद्वीप और अन्य नाम रखे गए। जिन अभ्यर्थियों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाएं और पीछे वाला वीडियो जरूर देखें। इसी के साथ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम इतिहास और उसका विभाजन, वास्तविक मायने में इतिहास का अर्थ क्या है और अगर अर्थ यह है तो फिर उसका विभाजन क्या है, दोनों ही चीजें देखते हैं हम। इतिहास, जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास की अगर बात करें तो इसकी संधि विच्छेद कुछ इस तरीके से होगा, इति धन आधन हास। इति का अर्थ होता है निश्चित रूप से, इति का अर्थ होता है निश्चित रूप से। आ का मतलब है और हास का मतलब हो हुआ हो। ऐसा हुआ हो, यानी कि ऐसा जो निश्चित रूप से हुआ हो, जिसके प्रमाण हो, उसी को हम इतिहास में काउंट करेंगे। अगर हम महाभारत को ऐतिहासिक मानते हैं तो उसका एक हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, उसका एक प्रमाण होना चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे तो महाभारत कालीन वर्तमान समय बहुत से स्थल मिल जाते हैं, महाभारत कालीन मृदभांड पॉटरीज मिल जाती हैं, महाभारत काल के सब मिल जाते हैं, कंकाल मिल जाते हैं, कब्रें मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजें महाभारत को एक सच्ची घटना है, उसकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित सिद्ध करती है। ऐसे ही अगर हम रामायण को ऐतिहासिक मानेंगे तो उसका प्रमाण मांगेंगे, और प्रमाण के रूप में हमारे पास राम सेतु है, तत्कालीन स्थल है। तो ऐसी सारी चीजें रामायण और महाभारत जैसी घटनाओं को ऐतिहासिक प्रमाणित करती है। तो इतिहास का अर्थ ही होता है कि ऐसा जो निश्चित रूप से हुआ हो। उसी तरीके से अगर हम हिस्ट्री देखेंगे कि हिस्ट्री का अर्थ क्या है, हिस्ट्री ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अन्वेषण करके जानना, यानी कि पहले किसी चीज का अन्वेषण करें, इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद वहां से नॉलेज प्राप्त करना, यानी कि नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण कर कर जानना या ज्ञान प्राप्त करना। इसी के साथ देखेंगे एक व्यक्ति है हेरोडोटस, जनरली लोग इनको जानते हैं, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता
पहली बार इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखना, इतिहास को सीक्वेंस में लिखने का अगर किसी ने कार्य किया है तो वो व्यक्ति हैं हमारे हेरोडोटस। और यही कारण है एक रोमन दार्शनिक सिसरो इनको क्या बोलता है, इतिहास का पिता। याद रखना किसने बोला है, सिसरो ने। ये रोमन है, रोमन दार्शनिक है। कौन है ये, रोमन दार्शनिक। हेरोडोटस की एक पुस्तक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है, हिस्टोरिका। और इस हिस्टोरिका में यूनान और ईरान के युद्ध का वर्णन है। इसके साथ साथ फारस यानी कि ईरान और भारत के संबंध के भी वर्णन है। किस किस का वर्णन है इस पुस्तक में। पहला जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, भारत और फारस का संबंध। यानी कि ये जो हिस्टोरिका है इसमें भारत और फारस के संबंधों के बारे में विवरण मिलता है। साथ ही साथ ये बताता कि किस प्रकार से ईरानियों ने यूनान पे आक्रमण किया तथा संपूर्ण यूनान को रोन डाला। और ये सब जानकारी हमें कहां से मिलती है, हिस्टोरिका से मिलती है। आजकल अगर आप देख रहे हैं तो एग्जाम का एक ट्रेंड चल चुका है कथन, तो ये हेरोडोट से इन्होंने भी भारत के लिए कथन दिया है। ये कहते हैं ईरानी शासक डेरियस प्रथम, कौन, डेरियस प्रथम, जब ईरानी आक्रमण पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझ लो इनका कथन क्या है। तो हेरोडोटस कहता है कि ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया तथा उसके सिंध क्षेत्र को विजित किया और इस सिंध क्षेत्र को उसने अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया और इस क्षेत्र से उसे प्रति वर्ष 360 टैलेंट सोना आय के रूप में प्राप्त होता था। तो क्या कह रहा है हेरोडोटस कि ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया तथा वहां के क्षेत्र सिंध को विजित किया एवं इस सिंध से उसको प्रतिवर्ष 360 टैलेंट सोना आय के रूप में प्राप्त होता था। ऐसा ही तो लिख गए ये लोग, जिसका परिणाम सिकंदर जैसे लोग भारत पे आक्रमण करने आ गए। क्यों, इनकी किताबें पढ़ी, मन में लालच आया, आखूत संपदा थी ही भारत के पास और यही क्या बना, एक अपने लिए आक्रमण का कारण भी बना। तो हिस्ट्री में याद रखना ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, यानी कि ज्ञान जो कि अन्वेषण से प्राप्त हो। इसके बाद हम देखते हैं इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन तो याद करना दोस्तों, इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्री हिस्टोरिक एज। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और लास्ट है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक एज। तो इतिहास को हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया,
3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। सेकेंड वन इज आदिऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। एंड थर्ड वन इज ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। अब हम एक एक से देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, आदिऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इस इन युगों में अंतर्गत हम किन सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं और एग्जाम में इन सभ्यताओं से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, हम ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साहब प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इसको क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक एज। प्राग से याद रखना, ये शब्द से बना है, प्राग प्लस ऐतिहासिक। प्राग का मीन्स होता है प्रिमिटिव या प्राचीन, प्रिमिटिव या प्राचीन या फिर पहले, यानी कि इतिहास से पहले की घटनाएं। प्राग का मतलब क्या है, पहले या प्राचीन, इतिहास से पहले की घटनाएं हम किस में पढ़ेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। और यही इसका प्राग प्लस A1 के कुछ इसका संधि विच्छेद निकल के आता है, जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है। जब हमारी हिंदी की मैडम आपको पढ़ाएंगे तो सारी चीजें आपको ये बताएंगे। इसके बाद अगर इसमें समझोगे आप तो देखना साहब, ये वो काल है जब मनुष्य खुद को विकसित कर रहा है। जब मनुष्य क्या कर रहा है, खुद को विकसित कर रहा है। एक जानवर से एक इंसान बनने तक की जर्नी जो मनुष्य की है, वो किस काल में कंप्लीट हो रही है, प्राग ऐतिहासिक काल में कंप्लीट हो रही है। अगर आप मानव का विकास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मनुष्य जैसा अगर कोई जीव था तो उसका नाम है रामापिथेकस। इसका इंग्लिश भी यही कर लेना, कुछ अलग से इसका इंग्लिश नहीं है ना, रोमन में लिख लेना इसी को, उसका इंग्लिश हो जाएगा रामापिथेकस। रामापिथेकस से एक और नया इंसान डेवलप हुआ जिसे कहते हैं हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अभी देखेंगे इन सब में क्या होता है। इसके बाद जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने खुद को और डेवलप किया, एक तो एक नया निकल के आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। और जब होमो इरेक्टस खुद को और डेवलप करता है तो निकल के आता है निएंडरथाल। ये बुद्धिमान मनुष्य है, थाल है ये। उसके बाद आज के इंसान से मिलता जुलता एक ब्रीड निकल के आती है जिसे कहते हैं हम होमोसेपियन। जो क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो याद रखना, रामापिथेकस से लेके होमोसेपियन तक की ये जो जर्नी है, ये जो मनुष्य के विकास का ये जो यात्रा है, वो किस काल में कंप्लीट हो रही है साहब? तो याद रखना किसमें, प्राग ऐतिहासिक काल में। इस काल में मनुष्य जानवर से कब इंसान बनता है, कब मनुष्य बनता है, हम ये सब देखेंगे। अब थोड़ा सा देख ले, अगर रामापिथेकस की बात करें तो ये चारों पैरों पे चलने वाला एक बंदर जैसा, एक चिंपैंजी जैसा प्राणी है। और अगर हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें साहब, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थोड़ा सा झुक के, और पहली बार मनुष्य के जिस पूर्वज ने अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास किया है, वो पूर्वज है कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने पहली बार अपने दोनों पैरों पे खड़े होकर हाथ को ऊपर करने का प्रयास किया। इन अगर दोनों की बात करोगे तो ये जनरली आपको मिलेंगे, इनके जो कंकाल मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में मिलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में।
इसका मतलब क्या, इस समय एक मानव उत्पत्ति का सिद्धांत है, सुना होगा आपने। कैसा क्या मानना है कि सारा जो मनुष्य है उसकी उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है। और इसी चीज को यह प्रमाणित करता है, मनुष्य के प्रारंभिक दो पूर्वज कौन कौन, रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इन दोनों के कंकाल हमको सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप से मिलते हैं। कालांतर में जब मनुष्य खुद को होमो इरेक्टस बनाता है, तब यह मनुष्य अफ्रीका महाद्वीप से निकलकर विश्व की तमाम जगहों पर जाता है और वहां पर निवास करता है। तो याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप से निकलने वाला मनुष्य का पूर्वज कौन हो जाएगा, होमो इरेक्टस। ये विश्व की लगभग सभी जगह पर, सभी स्थलों पर इसके कंकाल मिलते हैं, इसके अवशेष मिलते हैं। जब होमो इरेक्टस ने खुद को बुद्धिमान करने की सोची तो नई एक ब्रीड निकल के आती है, निएंडरथाल। याद रखना, होमो इरेक्टस बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया है। इसको सीधा मानव भी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सीधा मानव। रामापिथेकस चारों पैरों पे चलने वाला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कमर झुका के हाथ ऊपर खड़े करने वाला, और होमो इरेक्टस सीधा खड़े होने वाला पहला मनुष्य है। इसके बाद निएंडरथाल की अगर बात करें तो ये मस्तिष्क का विकास यहां से होने लगता है इंसान के। और जब हम होमो सेपियंस पे आता है तो इसको क्या बोलते हैं, बुद्धिजीवी मनुष्य, अर्थात बौद्धिक मनुष्य। तो बौद्धिक मनुष्य किसको कहते हैं, होमो सेपियंस कहते हैं। तो ये जो मनुष्य के विकास की जो कड़ी है, ये जो पहलू है, ये जो घटना है, ये जिस काल में घटित हो रही है वो काल है प्रागैतिहासिक काल। अब देखिए साहब, मैंने बताया कि इंसान इस समय पे क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा सब होने की प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है वो, बुद्धिमान होने का प्रयास कर रहा है। तो क्या इस बीच संभव है कि मनुष्य बोलना जानता होगा, संभव है, बिल्कुल है साहब। यानी कि इनकी कोई भाषा तो रही होगी। आज हम बंदरों को भी देख लो, चिड़िया हो, कुछ भी हो, पक्षी हो, कोई सा भी जीव हो पृथ्वी पर, वो बात तो करते हैं। वो बात अलग है कि हमको समझ में नहीं आती उनकी क्या भाषा है। चिड़ियाओं की भी अपनी एक बोली होगी, एक दूसरे तक बात पहुंचाने का एक माध्यम होगा। जो जानवर हैं वो भी अपना किसी न किसी भाषा के द्वारा अपनी बात एक जानवर से दूसरे जानवर तक पहुंचाते होंगे। तो उस काल का भी मनुष्य अपनी भाषा तो थी उसकी, बोलना तो जानता था, लेकिन अपनी भाषा को एक्सप्रेस करना नहीं जानता था, यानी कि अपनी भाषा को लिखना नहीं जानता था। और लिखने का मतलब होता है लिपि। तो प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य की लिपि नहीं थी, भाषा थी। लिपि क्या होती है, भाषा को लिखने का तरीका। भाषा तो थी लेकिन उस भाषा को लिखने का तरीका नहीं था, यानी कि लिपि नहीं थी। तो प्रश्न पूछेंगे आपसे साहब कि किस काल में मनुष्य की लिपि का विकास नहीं हुआ था, यानी मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था। तो आप बता दोगे साहब क्या, प्रागैतिहासिक काल। इतने में किसी को समस्या? अब साहब प्रश्न बनता है कि जब इस समय के लिखित साक्ष्य नहीं है, यानी कि लिपि नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है, तो फिर इस काल की जो घटनाएं हुई है उसकी हमको जानकारी कैसे मिलती है? प्रमाण तो मांगेगा। तो याद रख लेना, इस काल की जितनी भी हमको जानकारी मिलती है वो इस काल के उपकरण, पत्थर के उपकरण, पत्थर के उपकरणों से जो है हमको इस काल की जानकारी मिलती है प्रागैतिहासिक काल में। ये देख लिया हमने। अब याद रखना, प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिस काल में मनुष्य ने लिखना यानी कि लिपि नहीं सीखी। फिर इसमें दूसरी चीज कि इस काल में हम किसका अध्ययन करेंगे,
तो याद रखना इस काल में हम पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। किसका? पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज। तो साहब, प्रागैतिहासिक काल वो काल जिस काल में मनुष्य ने लिपि का विकास नहीं किया था, और इस काल के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, पूरा एक टॉपिक आएगा पाषाण काल के नाम से अपने पास, है ना। पहला हो गया प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो हमने विभाजन किया था, क्या किया था? आदिऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, इसको हम बोलते हैं प्रोटोहिस्टोरिक एज। समझिए, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य बोलना सीख रहा था, खुद को शब्द करना सीख रहा था। हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो रामापितेकस से क्या हो गया था? होमोसेपियंस हो गया था, यानी कि बुद्धिजीवी मानव तो बन चुका था। और साहब, बुद्धिजीवी लोग तो क्या करते हैं? पढ़ते लिखते भी है। तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि आदि ऐतिहासिक काल में लिपि का विकास हो गया था। आदि ऐतिहासिक काल में क्या हो गया था? लिपि का विकास हो गया था। मनुष्य इतना समझदार हो गया था कि अभी तक वो जो बोल रहा था उसको वो लिखे, एक्सप्रेस कर सके। तो आदि ऐतिहासिक काल में क्या हो गया था साहब? लिपि का विकास हो गया था। लेकिन मानव जाति के लिए दुर्भाग्य मान लीजिए, या हमारे इतिहासकारों की असमर्थता मान लीजिए, कि ये जो इस काल में जो लिपि थी, इनने जो भी लिखा उसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। यानी कि आदि ऐतिहासिक काल वो काल है जिस काल की भाई साहब लिपि तो है, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए कि उनकी लिपि थी क्या, यानी कि उनकी लिपि को हम पढ़ नहीं पाए। इसके अंतर्गत जो है हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। साहब, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ना तो एक चीज देखेंगे हम इसमें कि ये सभ्यता है, इनकी लिपि है, कुछ लिखा है इनका कुछ इस तरीके से, ऐसे जब इनकी मोहरें वगैरह देखेंगे। लेकिन हमको नहीं पता कि इन्होंने लिखा क्या है, इसका अर्थ क्या है। यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में कोई ऐसी सभ्यता थी जिसकी अपनी एक भाषा थी, अपनी एक बोली थी, अपनी एक लिपि थी। उस भाषा का विकास भी हुआ और उस भाषा का पतन भी हुआ, और जब वो भाषा संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई, फिर एक नई सभ्यता स्टार्ट होती है। जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई तो फिर एक नई सभ्यता स्टार्ट होती है, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। जो हमारे जो आज का मानव है, इसके इनके हम पूर्वज कह सकते हैं हिंदुस्तान में। तो ये जो इन लोगों की जो लिपि थी ना, इनको हम आज तक पढ़ नहीं पाए। बहुत आज भी प्रयास चल रहा है। अगर कभी इनकी लिपि को अगर हम पढ़ लें, याद रखना, अगर इनकी लिपि हमने कभी पढ़ ली, मान लो जो हम प्रयास कर रहे हैं प्रयास सफल हो जाए, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, फिर आदि ऐतिहासिक काल में नहीं रखी जाएगी, फिर ये किस में रखी जाएगी? ऐतिहासिक काल में रखी जाएगी। ठीक है साहब। प्रागैतिहासिक काल क्या सा काल था? ऐसा काल जिस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था। और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल पढ़ेंगे। आदि ऐतिहासिक काल कौन सा था? जिस काल में मनुष्य ने लिपि का विकास कर लिया था। और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल हमने प्रागैतिहासिक काल में लिखा कि इस समय तक मनुष्य ने लिपि का विकास नहीं किया। फिर हमने आदि ऐतिहासिक काल देखा कि इस काल में मनुष्य ने लिपि का विकास तो कर लिया था, लेकिन हमने उनकी लिपि को नहीं पढ़ पाया कि उन्होंने लिखा क्या है। ऐसे ही जब ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है
तो ये वो काल है जिस काल में मनुष्य ने अपनी लिपि भी विकसित कर ली थी और इसे हम आज बढ़िया तरीके से पढ़ भी रहे हैं। तो ऐतिहासिक काल वो काल जिसके लिखित साक्ष्य हो और उन साक्ष्य को हम पढ़ने में समर्थ हो, तो उस काल को किस काल में रखेंगे? ऐतिहासिक काल में रखेंगे। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता के बाद यानी कि ऋग्वैदिक सभ्यता से आज तक का जो इतिहास है, आज तक का जो इतिहास है वो हम किस में पढ़ेंगे? ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे हम ऋग्वैदिक काल क्या था, उत्तर वैदिक काल क्या था, महाजनपद, मौर्य, गुप्त, कुषाण, हूण, अंग्रेज, मुस्लिम आक्रमणकारी, ईरानी, या जो भी हम जितना भी पढ़ेंगे इस इतिहास में वो किस में पढ़ेंगे? हम ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। तो साहब हमने तीनों विभाजन देख लिए। प्राग ऐतिहासिक काल भी देख लिया, यानी कि इस काल में मनुष्य ने लिपि नहीं थी। इस काल में लिपि थी साहब, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया था। और इस काल की बात करें तो लिपि भी थी और उसको पढ़ भी लिया गया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम पाषाण काल को पढ़ेंगे। इसमें बताया था मैंने क्या? हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। और इसमें बताया था क्या? हड़प्पा सभ्यता के बाद यानी कि ऋग्वैदिक काल से आज तक का इतिहास पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल से आज तक का। तो इतिहास को हमने कुछ इस प्रकार से विभाजित किया, याद रखना है ना। उसके साथ साथ हमने क्या देखा था? इतिहास का अर्थ भी देखा था, ऐसा जो निश्चित रूप से हुआ हो। फिर हमने हिस्ट्री देखा था। हिस्ट्री किस शब्द से बना था? ग्रीक भाषा के हिस्टोरी शब्द से, जिसका मतलब था नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद देखा हमने क्या कि इतिहास को पहली बार जो क्रमबद्ध तरीके से किसी ने लिखा है तो वो हेरोडोटस है, जिसे हम इतिहास का पिता कहते हैं। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा? हमने वो भी देखा था, सिसरो, जो कि एक रोमन दार्शनिक है। उसके बाद हमने हेरोडोटस की पुस्तक देखी क्या? हिस्टोरिका, जिसमें भारत और फारस का संबंध का उल्लेख है। इसके साथ साथ ईरान और यूनान युद्ध का भी उल्लेख किसमें है? हिस्टोरिका में। तो इसी के साथ अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। कल फिर से पाषाण काल, कंप्लीट पाषाण काल का एक लेक्चर मिलेगा आपको। मैं आपसे फिर बता रहा हूं कि 3 महीने के अंतर्गत आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा और अगले 2 महीने ऑब्जेक्टिव्स कराएंगे। साहब भरोसा रखिए, 2021 प्रीलिम्स के आपको करीब तक ले जाएंगे। धन्यवाद।